हेलो, चेक चेक। बेटे सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। आइए जी, आज से मैं तुम्हें लो पढ़ाऊंगा। जो भी कुछ पढ़ाया तुम्हारी मैम ने, बेटे फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे। जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करेंगे। आइए, फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे सारे बच्चे। आज से मैं तुम्हें लो पढ़ाऊंगा। जो भी कुछ पढ़ाया तुम्हारी मैडम ने, वो सब भूल जाओ। हाँ, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो। तो सारे बच्चे भूल जाएंगे जो जो मैडम ने पढ़ाया, और जो भी कुछ पढ़ाया उन्होंने गलत पढ़ाया। आज मैं तुम्हें सही पढ़ाऊंगा, ठीक है? हाँ, क्या सोच रहे थे? सच्ची मुच्ची में मैं पढ़ाऊंगा? डोंट वरी, अभी आने लग रही है मैम। मैंने कहा जरा मैं देख लेता हूँ बच्चे आ गए कि नहीं आ गए क्लास में। हाँ, तुमने क्या सोचा था? तुम सच्ची मुच्ची में? हाँ, नहीं अभी इतने बेकार दिन नहीं आए मेरे कि मैं शुरू हो जाऊं लो के लिए है। आई तो नहीं अभी? ओके, चलिए, अभी आने लग रही बेटा मैडम, है ना, 2 मिनट के बाद में। और ये बातें तुम्हारे मेरे बीच की है बस। मैडम ने जो कुछ पढ़ाया सही पढ़ाया, ठीक है? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपको सीरियसली? कैसे हैं आप सब? मैम अच्छे हैं। अच्छे हो? ब्रेकफास्ट हो गया? चलिए। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल मॉर्निंग ऑफ यू। मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। लेट्स स्टार्ट टुडे। We have covered up proposal, acceptance, and today we are going to touch up standard form of contract, right? आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर अप करेंगे। ओके बच्चों, एक क्विक रिवाइज हो जाए। यस मैम। चलिए, अब मुझे ये बताइए, जो एक्सेप्टेंस होती है वो अनक्वालिफाइड होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनक्वालिफाइड? अनकंडीशनल। यस, अनकंडीशनल, यानी कि उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर कोई एक्सेप्टेंस देगा किसकी तरफ से? ऑफरी की तरफ से। ऑफरी की तरफ से अगर कोई कंडीशन लग के आती है तो दैट मींस वो काउंटर ऑफर है ना। तो दिस इज द सिचुएशन इन एक्सेप्टेंस। देखो, मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देती हूँ सभी बच्चों को, बिकॉज कुछ नए बच्चे भी हैं इसमें, है ना। ऑल्दो मैं ये मान के चलूंगी, ये प्रिज्यूम करके चलूंगी कि आप लोगों ने बैकअप ले लिया होगा, राइट? Let's start. See, first step, what is first step in formation of a contract? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ऑल्दो हम कई बार, हाँ, ऑफर, वेरी गुड, प्रपोजल। हम कई बार क्या सोचते हैं कि बातें हुई और एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट समझ बैठते हैं। जबकि जब हम लीगल स्टडीज में आते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितना डिफरेंट है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से। ठीक है, अब तक तो एक जनरल चीजें थी। और याद रखना, डेली टू डेली लाइफ वी एंटर्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट which form of contract we have entered. हमें ये नहीं पता होता कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में हमने एंट्री की है। हालांकि हम एंट्री करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में ही। दूध वाला दूध देने आ रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। सब्जी खरीद रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है, कहीं जा रहे हैं, किसी बस की सर्विस ले रहे हैं, किसी ट्रेन की सर्विस ले रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। किसी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। आपको सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू होते हैं, प्रोस्पेक्टस देखते हो किस डिसिप्लिन में लेना, फिर आप एप्लीकेशन फाइल करते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एप्लीकेशन फाइल करते ही जैसे वो एक्नॉलेजमेंट आपको देते हैं, दैट मींस नाउ यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिए, ठीक है। तो ये सारे हैं, एंड वी हैव कवर्ड अप द वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल एंड वैलिड एक्सेप्टेंस आल्सो, राइट। टुडे वी आर गोइंग टू कवर अप, बिकॉज़ आपके स्टडी मैथ में सीक्वेंस ऐसी दी हुई है, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टच अप द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टुडे। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अब तक तो हमने पढ़ा है कि देखो, एग्रीमेंट हो गया, ए और बी है, सपोज एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात बता रही हूँ, ए और बी है, इसने इसे ऑफर किया कि भाई ये गाड़ी मुझे आपको 2 लाख में बेचनी है, क्या आप इसे लेंगे? और उसने कहा ठीक है मैं इसे ले लूंगा। लेकिन अब क्या हुआ, इसने एक्सेप्टेंस दे दी, इसने इसे गाड़ी दे दी, इसने इसे 2 लाख दे दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लोज एग्रीमेंट हुआ है, बकायदा रिटन में लिखा गया है, ठीक है, रिटन एग्रीमेंट है। रिटन एग्रीमेंट बी ने पढ़ा, सारे क्लोज देखे, एक्सेप्टेड। अगर बी को कोई चीज पसंद नहीं है तो वो कह सकता है कि नो, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, ये म्यूचुअली दे कैन व्हाट दे कैन डू, भाई ठीक है हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, मैं पैसे ऐसे नहीं ऐसे दूंगा, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। तो दीज आर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। बट अंडर स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? इसको एडिशन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, एडिशन कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, it is called ADHESION। एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें चेंज नहीं हो सकता, जिद्दी, एडहर। एडहर का मीनिंग जानते हो? ADHERE। एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट मतलब सपोज बहुत बड़े बड़े लेवल पे बहुत कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चों, बड़े बड़े लेवल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नो डाउट। जैसे इंश्योरेंस है, जैसे टिकट पे कंडीशंस लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड all the terms and conditions and there is no scope to change these conditions. It is upon to you, take it or leave it। ये हमारी शर्त है। इंश्योरेंस कराते हैं हम, जाते हैं LIC में जा रहे हैं, LIC वाले बहुत बड़ा फॉर्म पकड़ा देंगे आपको, आप पढ़ोगे पढ़ोगे क्या करोगे, समझ रहे हो ना? आपको कोई कंडीशन पसंद नहीं आई, उसमें से कोई टर्म्स पसंद नहीं आई है, क्या आप उसे चेंज करवा सकते हो? नहीं, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया है। अब इट इज अप टू यू, टेक इट और लीव इट, या तो इसे लो या उसे छोड़ दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इट इज वेल established now what that a standard form of contract may be enforced on another party who is subjectively unaware about the contents of the document, but see टर्म्स एंड कंडीशन इशू करनी बहुत जरूरी है उस पार्टी को। गवर्नमेंट है, बहुत सारे LIC है, LIC इज अ यूनिट ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर की यूनिट है, ठीक है। तो उसे क्या करते हैं हम, व्हाट वी डू, LIC ने अगर हम गए और उसने हमें फॉर्म दे दिया तो हम उसे फिलअप करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन हमें एक्सेप्ट करनी होगी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सबके लिए बराबर स्टैंडर्डाइज है, सबके लिए बराबर वो टर्म्स एंड कंडीशन बना दी गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है वो सिर्फ आपको देके पर्सन टू पर्सन वो वेरी करेंगी, नहीं, वो सबके लिए इक्वली है। टिकट खरीदने जाते हो रेलवे खिड़की पे, काउंटर पे टिकट खरीदे जाते हो, उसके पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कि दिस इज नॉन ट्रांसफरेबल टिकट, टिकट पे लिखा होता ना, इसको आप किसी को दे नहीं सकते, दिस इज नॉन ट्रांसफरेबल टिकट। अब मुझे आप बताइए
क्या आपके लिए चेंज हो सकता है कि आप अपने मित्र को दे दें? नहीं दे सकते ना अपने मित्र को, है ना? और अगर हमने दे दिया है तो दैट मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रेलवे, ठीक है? बट वी हैव टू फॉलो, हमें फॉलो करना होगा बिकॉज हमने एक्सेप्ट किया है उसको, और हमारे पास कोई स्कोप भी नहीं है। बट सी, प्रायर टू द एग्रीमेंट्स, दे हैव, एग्रीमेंट से पहले उनको कुछ कंडीशंस, टर्म्स कुछ इशू करने होते हैं। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है तो यू आर नॉट बाउंड बाय द एग्रीमेंट। सिर्फ सर्कुलर में जो लिखा है वो होगा। एक बार क्या हुआ, एक गुड्स ओनर थे, ध्यान से सुनना एग्जांपल। गुड्स ओनर सपोज ए है, बी जो है ही इज ट्रांसपोर्ट पर्सन, जो इसके गुड्स को दिल्ली से मुंबई लेके जाएगा, दिल्ली टू मुंबई। कौन है वो? बी। बी कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन का मालिक, ठीक है, ओनर। ए और बी में एग्रीमेंट हुआ कि मेरे जो गुड्स हैं आप दिल्ली से मुंबई लेके जाओगे। बोला ठीक है मैं लेके चला जाऊंगा। अब जब एग्रीमेंट हो गया, लोड हो गया सामान, बी ने कहा, बी ने बोला कि आई हैव सम लिमिटेड लाइबिलिटी, मेरी पूरी जिम्मेदारी नहीं होगी। जब कंप्लीट हो गया और चलने लग गए, उसके एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया, परफॉर्मेंस का टाइम आ गया, उसने कहा मेरी इस सामान को लेकर के लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ट्रांसपोर्टेशन वाले ने बोला अगर खो गया तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? रास्ते में तो तू ही जा रहा है ना? रास्ते में तो ट्रांसपोर्टेशन वाले की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ए ने कहा नो, यू डोंट हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, और अगर आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी थी तो आप मुझे पहले बताते। आप कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो इश्यू करते जिसको मैं फॉलो करता और मुझे भी पता होता। बस क्योंकि चीज क्या हो गई थी, टेक इट और लीव इट। उसने कहा नहीं, मैंने, मेरा तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। अच्छा, कोर्ट में पहुंच गए। हु विल बी सक्सीड? कौन सक्सीड होगा, कौन सफल होगा इसमें? ए ओनर ऑफ द गुड्स, या बी जो ट्रांसपोर्टेशन का मालिक है वो? कौन? समझ नहीं आए फैक्ट्स बच्चों? ए विल मैम ए ए मैम, सक्सीड ए। हो जाएगा? यस, बी मैम। बी नहीं होगा। वेरी गुड। सी, अब अपने स्टडी बैग में आ जाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं है यही, इट इज कॉल्ड एडिशन कॉन्ट्रैक्ट। एडिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इसको बोला जाता है। एडिशन का मतलब होता है आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, बड़े लेवल के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना बेटा, गवर्नमेंट लेवल के जो होते हैं, कई बार क्या होता है एक पार्टी इसमें गवर्नमेंट होती है और एक पार्टी इसमें आम आदमी होता है, जैसे LIC वाला ही है, इंश्योरेंस वाला है, तो सेट है पैटर्न एग्रीमेंट का, टर्म्स एंड कंडीशन सेट है। इट इज अप टू यू, यू वांट टू टेक इट और लीव इट। आप इसे लेना चाहते हो या आप इसे छोड़ना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब स्टडी मेट को कौन पढ़ेगा? सी, मैं ही पढ़ रही हूं, आप सिर्फ देखिएगा। It is well established that a standard form of contract may be enforced on another who is subjectively unaware of the contents of the document. LIC के हम सारे contents तो नहीं पढ़ते, या पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, लेकिन जब कुछ झगड़ा हो जाता है तब एक क्लोज इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? तो we are not aware about the contents, but we know they have issued the terms and conditions. उन्होंने टर्म और कंडीशन इशू कर दिया, बस हमें पता है। हम कई बार कितने लापरवाह होते हैं, हम क्या कभी टिकट खरीदते तो पढ़ते पीछे क्या लिखा हुआ है? नो, नेवर, हमें पता ही नहीं होता नॉन ट्रांसफरेबल है। ले तू मेरा टिकट ले जा, वहां से वहां तक बता दे मैंने खरीद लिया है ना? हम मित्रता के भाव में रहते हैं, वो निभाते रह जाते हैं, लेकिन वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। अगर लिखा है उसमें तो वो नॉन ट्रांसफरेबल है फॉर एवरीवन। तो जो बड़े लेवल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं,
उनके टर्म्स एंड कंडीशन, वो किसी के लिए चेंज नहीं हो सकती। ये सिर्फ पार्टी पे डिपेंड करता है, वो उसे एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उसमें काउंटर ऑफर की उनकी कोई गुंजाइश नहीं होती। सी हियर, provided the party wanting to enforce the contract has given notice which in the circumstances of a case is sufficiently reasonable। notice देना होगा, बताना होगा, terms and conditions issue करने होंगे, but the acceptor will not incur any contractual obligation। obligation में थोड़े आ जाता है वो। see, a transport carrier accepted the goods for transport without any condition। ये देखिए जो मैंने अभी समझा था आपको, a transport carrier accepted the goods for transport without any conditions। बिना conditions के वो उसको accept करता है। subsequently बाद में क्या होता है, he issued a circular to the owners of goods। वो ट्रांसपोर्ट का मालिक बाद में क्या करता है, सर्कुलर इशू करता है किसको, ओनर को, इसको ए को। यहां देखिए इस एग्जांपल में दोनों में एग्रीमेंट हो गया, ए और बी में। आपको कृतिका बेटा नहीं मिल रहा है अभी, सी द स्टडी मेट का 1.24 पेज देखिए, 1.24 पेज देखिए स्टडी मेट का। और उस पर टॉप पे देखिएगा बिल्कुल, मिल गया 1.24। हाँ जी मैम। अच्छा ठीक है, तो यही एग्जांपल जो ये केस है रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी, हम इसमें लिखेंगे, इसमें दैट इज रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम। 1956 का केस है, ए नागपुर। 145 पेज पे जाएंगे, 145 है बेटा ये। सी हियर, इस केस में क्या हुआ था, सेम फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देखिएगा क्या हुआ इसमें, ए ट्रांसपोर्ट कैरियर एक्सेप्टेड द गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी कंडीशंस। ए ट्रांसपोर्ट कैरियर, ये जो ट्रांसपोर्ट कैरियर है इसने बिना कंडीशन के ए से क्या किया, कोई इश्यू नहीं की कंडीशन, ये माल ढोने के लिए इसका जो गुड्स है, ये गुड्स का ओनर है तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आगे क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली कहते हैं बाद में, ही इश्यूड ए सर्कुलर, उसने एक सर्कुलर निकाला टू द ओनर ऑफ गुड्स, इसको ए को, बाद में क्या एक नोटिस निकाल दिया, सर्कुलर निकाल दिया, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, लिमिटिंग हिज लाइबिलिटी फॉर द गुड्स। इस सामान के लिए, ये जो सामान मैं तुम्हारा लेके जा रहा हूँ, सामान के लिए मेरी लिमिटेड लाइबिलिटी है, मैं इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार नहीं हूँ, ये खो गया, ये पिंगल गया, ये पेरिशेबल थिंग है या क्या है, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी इसकी, समझ रहे हो। बाद में दिया, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन सर्कुलर जो था, सर्कुलर इश्यूड लेटर, बाद में इशू किया सर्कुलर, किसने, बी ने, किसको, ए को, ओनर्स को, गुड के, ठीक है, गुड्स के ओनर को। इन सच ए केस since the special conditions were not communicated prior to the date of contract for transport, these were not binding on the owners of goods। आप लोग सही थे, आपने सही जज किया, इसका मतलब आपको प्रॉब्लम पढ़नी आ गई है, आपको रिजल्ट निकालने आ गए हैं, ठीक है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपको फैक्ट समझ में आ जाएंगे किसी केस के, तो आप अपने आप डिसाइड करेंगे। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे आप लोगों ने बताया, किसने बताया था, चैप्टर तो बेटा 1.6 है, 1.7 वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, ठीक है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं। चैप्टर हु इज आस्किंग, जन्नत वेलकम बेटा, दिस इज योर फर्स्ट क्लास। Okay, but you are not audible to me, you are writing and I am able to read this chat,
but you are not audible to me if you are speaking. Okay, no issue. Be silent and listen me. ठीक है, आज मेरी सुनो, आप चुप रहोगे. See, तो आपको ये फैक्ट समझ में आ गए विशाखा? कोई बात नहीं बेटा, ऑडियो नहीं है, ठीक है, बट आप अपना माइक ना सही करवा लीजिए, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन, कई बार रिप्लाई, कई बार हमारा ओरल टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट में मैं बच्चों से पूछती हूँ बीच बीच में, सो इट इज नेसेसरी फॉर यू, है ना, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है. लो तो आता ही डिस्कशन से है, जितना डिस्कस करोगे, जितने फैक्ट्स को समझोगे, इतना ही आप पे लो आएगा, ठीक है. और देखो, ये सब प्रॉब्लम बेस्ड ही है. अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया एक बार, मेरी गारंटी है, मैं शर्त लगाती हूँ कि कैसी भी प्रॉब्लम दे दें वो उसमें आपको एग्जाम में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, ए ने ये किया, बी ने ये किया, तो बताइए क्या वो सक्सीड होगा? तो बताइए क्या वो होगा? मैं शर्त लगाती हूँ, कंपटीशन बीट किए बिना आप नहीं रह सकते. कंपटीशन बीट होगा, और किस वजह से होगा? बिकॉज कंसेप्चुअली यू आर स्ट्रॉन्ग. और जब कंसेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग हो, आपने खुद बता दिया मुझे ये फैक्ट, आपने खुद डिसीजन ले डाला इसका कि ये होगा. क्यों? आपको कैसे पता? क्योंकि आपको पता है पहले कंडीशंस नहीं बताई उसने, सर्कुलर इशू किया कब? बाद में. बाद का क्या फायदा है? एक बार एग्रीमेंट हो जाए, यू ऑल्सो नो, नो वन कैन गो बैक फ्रॉम हिज ओन वर्ड्स. कोई अपने शब्दों से वापस नहीं जा सकता. और एग्रीमेंट हो गया था, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के एग्रीमेंट हो गया था, तो यू नो कि वेरी वेल कि यहाँ पे ये सक्सीड नहीं होगा, ए ही इसमें सक्सीड होगा, बी इसमें फेलियर है, क्योंकि बी इज ऑन द रॉन्ग, बी गलती पर है. यहाँ पर किसने बताया था? ये सभी का यही व्यू है या सिर्फ किसी एक दो बच्चे का ही है? सबका यही व्यू है ना? वेरी गुड. तो द केस, द फैक्ट्स ऑफ द केस इज द रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम. ये केस है और इसमें ये हुआ था, या तो यही बना लो, सर्कुलर इश्यूज लेटर बट ए विल नॉट, ए ने क्लेम किया कि नहीं. सभी बच्चों को समझ आ गए? रेज योर हैंड. इसमें भी एक ऑप्शन होता है. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. मैम फिर से बता दीजिए. ओके जन्नत, यस, नाउ यू आर ऑडिबल टू मी. सी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अभी तक तो हमने कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये तक भी नहीं पहुंचे अभी तक हम, ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें सबसे पहली स्टेप हमने प्रपोजल पढ़ ली, एक्सेप्टेंस पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया होगा जन्नत, ठीक है. टुडे दिस इज द न्यू टॉपिक. this is today this is new topic, and the new topic is standard form of contract. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड से समझो आप इसे, एक स्टैंडर्ड बना दिया है, ठीक है. टर्म्स, कंडीशंस, सर्कुलर, सब मैंने फिक्स कर रखा है. I will not change and these terms and conditions will not be changed as per person because these are common for all. ये सबके लिए बराबर है. LIC का एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको. LIC में क्या होता है? जब भी आप जाओगे उनकी कोई भी पॉलिसी लेने या कुछ भी करने, वहां पे क्या होगा? आपको फॉर्म पकड़ा दिया जाएगा, लीजिए भरिए, और ये टर्म, उसमें ही नीचे होते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, टर्म्स एंड कंडीशंस नीचे लिखे होते हैं, ऊपर फॉर्म भरवाते हैं. क्या किया आपने फॉर्म भरना शुरू कर दिया, आपने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते ही नहीं हो. लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस सबके लिए बराबर होते हैं बेटा, सबके लिए स्टैंडर्ड किए हुए हैं. स्टैंडर्ड मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में दीज टाइप्स ऑफ कंडीशंस एंड सर्कुलर व्हाट दे इशूड आर common. Now it is upon to you want to take this policy or not. It is to you, it is up to you. You want to take it or leave it. वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, याद रखना, टेक इट और लीव इट. वहां पे म्यूचुअल नहीं होता कुछ भी कि चलो एग्रीमेंट बना लिया, अब यहाँ मैं पैसे ऐसे नहीं ऐसे दूंगा, ऐसे नहीं ऐसे दूंगा, ऐसे नहीं ऐसे दूंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टैंडर्डाइज हैं सारी शर्तें, स्पेसिफाइड हैं. और ये इसमें एक पार्टी अगर कई बार गवर्नमेंट होती है और एक पार्टी कॉमन मैन होता है, जैसे कोई भी है, एक पर्सन होता है, तो गवर्नमेंट की शर्तें क्या हम चेंज करा देंगे? रेलवे का टिकट खरीदते हैं हम, बहुत सारी शर्तें होती हैं उसमें, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या हम उनको चेंज करा सकते हैं म्यूचुअली बैठ के? बिकॉज दैट इज नॉट इन अवर हैंड. व्हाट इज इन अवर हैंड? हमारे हाथ में सिर्फ क्या है? टेक इट और लिव इट. या तो इसको स्वीकार करो या इसको छोड़ दो. ये नहीं बदलने वाला है, इसके बदलने के कोई चांस नहीं है. ठीक है. अब लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस टाइमली सर्कुलेट हो जानी चाहिए. एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने से पहले पार्टी के वो सारी चीजें साफ साफ होनी चाहिए. अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर दूसरी पार्टी की गलती नहीं है. जैसे कि इस केस में हुआ, इसमें क्या हुआ? ए, यहां देखिएगा आप कॉपी पे देखिए जो मैं बता रही हूँ जन्नत. ए इज द गुड्स ओनर. उसका कुछ सामान है, चीनी है मान लो, शुगर. ठीक है, शुगर सप्लाई करता है, ये बोरी भरी हुई है इस ट्रक में. ए इज द गुड्स ओनर, बी इज ट्रांसपोर्ट कैरियर, सामान को लाने ले जाने वाला है. इसने इसे बोला भाई दिल्ली से मुंबई तक, दिल्ली से मुंबई तक मेरा ये सामान जाना है, ये चीनी, क्या आप इसे सप्लाई कर दोगे वहां पे? उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे. दे एंटर्ड इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट. इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी. ये रिटन में हुआ है सारा. ठीक है, बोथ ऑफ देम एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. अब क्या हुआ? बीच में पहुंचा या फिर सारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, बी ने एक सर्कुलर इशू कर दिया. सर्कुलर इशूड लेटर. जब लोड हो गया सामान, सब कुछ हो गया, चलने लग गया, बीच में से ही फोन कर रहा है, वहीं से नहीं करवा दिया सर्कुलर कि आई हैव लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर दिस शुगर. इस सामान के लिए, ये तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ आपको. इसमें सामान को चोरी होगा, सामान नहीं बताया, बिकॉज यहाँ सामान इश्यू नहीं है. व्हाट इज द इश्यू हियर? झगड़ा किस बात पे है? कि सर्कुलर बाद में है भाई, पहले तो बता देता. कह रहे ये तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि मेरा तो ये सेट पैटर्न है. लेकिन सेट पैटर्न भले ही हो, ये सर्कुलर तूने से पहले क्यों नहीं दिया? एक हो, जब सब फाइनल हो गया देन यू आर इशूइंग द सर्कुलर टू ए, टू द ओनर ऑफ गुड्स. दोनों में झगड़ा हो गया जी, कोर्ट में पहुंच गए. किसके चांस हैं इस केस को जीतने के? जन्नत. कौन सा फल होगा इसमें? चलिए ए. क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले सर्कुलर इश्यू जो हुआ था, उन्होंने पहले नहीं कॉन्ट्रैक्ट में बताया था कि मेरा लिमिटेड लाइबिलिटी है. पहले बताना था ना. वेरी गुड, वेरी पहले गुड. जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है सर्कुलर है, वो पहले इशू हो जानी चाहिए. अगर सर्कुलर में इशू नहीं हुई है, अगर दैट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग. आप ही गलती करें, इसका नहीं. इसका तो फॉल्ट ही नहीं है का, क्योंकि इसे तो और भी मिल जाते. पहले आप अपना ये फॉर्म जो आपने स्टैंडर्डाइज किया है ये बताते सब. नाउ इट इज अप टू यू, यू वांट टू टेक इट और लीव इट. और ये सारे फैक्ट्स किस केस के हैं? अपने स्टडी मेट में देखो जनरल. रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस घनश्याम, 1956 का केस है. एंड दिस इज वेल एस्टैब्लिश्ड नाउ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे दे आर एडिशन कॉन्ट्रैक्ट. एडिशन कॉन्ट्रैक्ट मींस द टर्म एंड कंडीशंस कांट बी चेंज. बड़े लेवल के, दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट एट लार्ज लेवल, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, रेलवे कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर के बहुत बड़े बड़े होते हैं, इशू होते हैं. तो दीज आर दोज कॉन्ट्रैक्ट. किसी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस है. समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, आपके लिए चेंज नहीं होता. क्या आप एक ही स्टूडेंट के लिए चेंज हो जाएंगी किसी यूनिवर्सिटी की शर्तें? किसी यूनिवर्सिटी में जो लिखा हुआ है कि वी हम ये पढ़ाएंगे इसमें, आप बताइए आईसीआई ने आपको बोल दिया कि बीसीआर भी पढ़ना है आपको, आप हटवा दोगे? हम नहीं, ये लगा के ये लगा दीजिए इसमें. दैट इज कॉमन फॉर ऑल. You have to accept it. If you are not going to accept it, then leave it. छोड़ दो सीए. बट चाहे आपका इंटरेस्ट है
या नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया है, सिलेबस पहले ही स्पेसिफाइड कर दिया है और उस सिलेबस को वो आपके लिए चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड नाउ चलिए अगला, ये समझ आपके लिए इतना ही बहुत है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। या तो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे या फिर एमसीक्यूज में इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से। ठीक है, तो दिस केस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मोर देन एनफ। अगर आपने समझ लिया, आपको समझ आ गया, इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस मैम। चलिए Yes, now we will start communication of performance. अब यह revocation of offer, that is called revocation. First we will take communication of offer and acceptance. इसको हम बाद में लेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए 1.8 पे। 1.8 इज अ चैप्टर, आप इसे चैप्टर बोलिए। सबने ढूंढ लिया? हम प्रपोजल पढ़ चुके हैं, हम एक्सेप्टेंस पढ़ चुके हैं, और बीच बीच में आपको ये भी बताया है कि भाई किसी भी सूरत हाल एक बार एक्सेप्टेंस हो गई तो वो रिवोक नहीं होगी। हम इसका रिवोकेशन भी इसी में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन डाल लो, रिवोकेशन ऑफ ऑफर हेडिंग डालिए, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर। सी सेक्शन 3 देखिए, आपके पास बेयरेक्ट होगा, बेयरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, उसके पीडीएफ फॉर्म में निकाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं पढ़ पाओ, मैंने आपको पहले दिन भी बताया था। सी हियर, देखो पढ़ने के लिए आपको वो चीजें तो जुटानी पड़ेंगी जो चाहिए होती है। ठीक है, बेयरेक्ट है, आपका स्टडी मैट है, आपका पेन और रजिस्टर, 4 चीजें की जरूरत है बस, और आपकी और मेरी, बाकी और किसी की जरूरत है ना। सी कम्युनिकेशन हाउ मेड, सेक्शन 3 हेडिंग डाल लीजिए, कम्युनिकेशन हाउ मेड। Section 3 communication of proposals, the acceptance of proposals and the revocation of proposals and acceptances respectively are deemed to be made by an act or omission of party proposal. A ने B को बोला है, जैसे मैंने आपको बताया था, see the important of this point, how much it is important, कितना मैम इसमें तो सेक्शन 4 लिखा हुआ है। सेक्शन 4 बेटा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, ऑफर पढ़ रहे हैं। सेक्शन 4 नहीं, मैम, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा ये लिखा हुआ है। एंड सेक्शन 3 टेल्स अस कम्युनिकेशन हाउ मेड। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विशाखा, किसने पूछा है? जन्नत। यस मैम। हाँ, आप सेक्शन 4 पढ़िए और सेक्शन 3 पढ़िए, दोनों में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है बेटा, है ना। सी चलिए मैं आपको सेक्शन 4 बताती हूँ क्या है, फिर सेक्शन 3 बताती हूँ क्या है। ठीक है, सेक्शन 4 टेल्स अस कि एक कम्युनिकेशन और प्रपोजल कब कंप्लीट हो जाता है, when it came into the knowledge of offeree, right?
और ये कब ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती है? व्हेन इट केम इनटू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, राइट? सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टडीमेंट में देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट इज मीन्ड। जिसको ये किया गया है, जब ये उसकी नॉलेज में आ जाएगा तभी तो होगा। सी हियर, ए है और बी है। अभी ये भूल जाइए, अभी सेक्शन 3 सिर्फ ये देखिए, ए और बी हैं। इसने कहा विल यू परचेज माई बुक इन रुपीज 300, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक है, और ए बेचना चाहता है उसे बी को। जब ये इसे बताएगा तभी तो ये कंप्लीट होगा। प्रपोजल की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने जन्नत? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल? व्हेन, मैम ये मेरी फर्स्ट क्लास है आपके। अच्छा आपने बैकअप भी नहीं लिया? मैम बैकअप में मतलब कल का लिया था शायद मैंने, बाकी उससे पहले नहीं चलिए लिया। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर आप ले लेना सर से, ठीक है? कोई नहीं। अभी देखिए क्या है डेफिनेशन प्रपोजल की, कौन बताएगा? अब तो ये सारे बच्चे खुद भी बता सकते हैं। सी, When one person signifies to another his willingness with a view to obtain the assent. वेरी गुड, वेरी गुड। व्हेन ए पर्सन, जब एक व्यक्ति, देयर मस्ट बी टू पार्टीज फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, राइट? दो व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कोई अपने आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मैं इस पेन को अपने हाथ में ऐसे नहीं बेच सकती, मैं अपने आप को ही नहीं कोई चीज वो कर सकती, खरीद फरोख्त कर सकती कि मैं ही उसे खरीद लूं, मैं ही उसे बेच दूं। नो, देयर इज नीड अनदर पर्सन। तो व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज, जब कोई एक व्यक्ति सिग्निफाई करता है किसी दूसरे व्यक्ति को, क्या? अपनी विलिंगनेस। और एक ही विलिंगनेस क्या है कि मैं अपनी ये बुक इसको बेच दूं। यही तो विलिंगनेस है, इस एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूं आपको। यहां देखिएगा, एक ही ये विलिंगनेस है कि मैं अपनी ये बुक बेच दूं। अभी तक तो सिर्फ इसी की विलिंगनेस है ये। अब इसने क्या किया, इन्हें बी को बोल दिया कि विल यू परचेज माई बुक इन रुपीज 300? बी ने कहा यस, आई विल टेक इट। प्रॉमिस हो गया दोनों, ठीक है? दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर गए। सी हियर, अगर ए यहां पर बी को ये कहता है आई वॉन्ट टू, पहले डेफिनेशन बताती हूँ, आप खुद बताएंगे मुझे कि मैम ये सही है ये गलत है। सी द डेफिनेशन, व्हेन अ पर्सन, जब कोई व्यक्ति अपनी विलिंगनेस को, बेटा 4 चीजें ध्यान रखनी है। अनदर पर्सन, willingness, when a person signifies to another person his willingness to obtain the assent of another person, ये 3 बातें ध्यान रख लेना। डेफिनेशन अपने आप कंप्लीट हो गई। See here, when a person signifies, signify करना पड़ता है, यहाँ signifies भी लिख देती हूँ मैं। signifies वर्ड है ये, ठीक है? ध्यान से देख लेना। when a person signifies his willingness, किसको? signifies to another person. when a person signifies to another person his willingness to obtain the assent of another person, सिर्फ यही कंप्लीट नहीं हो जाती बात कि ये उतार लिया आपने अपने रजिस्टर में, लिख लिया ये? यस मैम। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वो कर रही हूँ। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर पर्सन, इसकी सहमति लेनी है कि विल यू परचेज माय बुक, इसने इसको बोला है, सिग्निफाई किया अपनी इच्छा को, अपनी विलिंगनेस को, अपने दिल की बात को, ठीक है? इसने एक्सेप्ट कर लिया। ये है आपका प्रपोजल, वैलिड प्रपोजल। बट अब ए ने क्या किया? ए ने बी को बोला
ये वैलिड प्रपोजल होता है बेटा जो पीछे बताया है। लेकिन ए ने बी को बोला सिर्फ आई वांट टू सेल माय बुक, मैं अपनी पुस्तक बेचना चाहता हूं। दूसरा व्यक्ति भी है, विलिंगनेस भी है, सिग्निफाई भी है, वैलिड प्रपोजल हो गया जन्नत? यस मैम। हो गया बच्चों, वैलिड प्रपोजल हो गया? No, नहीं, ma'am. नहीं हुआ बेटा। नो मैम। क्यों नहीं हुआ ये अपने आप बताएंगे, क्योंकि बिकॉज दे नो। बताओ कृतिका Ma'am, क्यों नहीं हुआ? यस अमन आप बताइए क्यों नहीं हुआ? नहीं Ma'am, हमने यस यस आई नो यू नो। अमन बताएंगे फिर मैं समझाऊंगी। जो नए बच्चे हैं उनके लिए जानना बेहद जरूरी है। बताओ बताओ अमन। ma'am, because ए ने बी को ये नहीं कहा कि तुम मेरी बुक खरीद लो, सिर्फ उन्होंने Yes. बताया है कि मैं बेच रहा हूँ। देखो जन्नत, हमने डेफिनेशन में मैंने लास्ट का पॉइंट फोकस किया था। मैम सुनिए सुनिए, आपने वो बोला था ना वैलिड प्रपोजल हो गया, मैं मुझे समझ में आया कि मैंने नोट कर लिया, इस वजह से मैंने आपको यस बोला। मैं अच्छा। इसमें भी एक क्वेश्चन मैं आपको बोलने वाली थी कि उन्होंने Okay. बोला तो नहीं है ना। चलो एक्सेप्टेड तो एक्सेप्टेड। ओके ओके सी हियर, आई वांट टू सेल माय बुक। इसने ये बोल दिया, क्या इनकम्प्लीट क्यों है ये बेटा जन्नत? बिकॉज क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि मैं बेचना चाहता हूँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं बेचूंगा, तुम खरीद लो। यस समझ आ गया। जब इस यस इस लाइन में क्या ऐड हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा, विल यू परचेज इट? अब ये कंप्लीट हुआ है, अभी भी कंप्लीट हो गया। इसमें किस चीज की कमी है अभी भी? एक्सेप्टेंस की। मैम अभी एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस नहीं कहा। एक्सेप्टेंस तो बाद में ये पढ़ेंगे, accept इसमें नहीं अभी करें। कंसिडरेशन की कमी है। ये पैसे तो बताए 200 में बेचूंगा, ठीक है। इसने कहा आई वांट टू सेल माय बुक इन ₹200। इनवैलिड प्रपोजल कोई मतलब ही नहीं है, लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप अगर कहेंगे कि मैं तो बी को बोल दिया था या सोचे बैठा था, दिस इज नॉट योर वैलिड प्रपोजल। बट अगर इफ यू विल से विल यू परचेज इट, तो दैट मींस हमने लास्ट लाइन पूरी की। नाउ you have signified your willingness to obtain the assent of another person। दूसरे व्यक्ति की भी तो सहमति चाहिए, या सिर्फ कह दो आई लाइक यू, आई वांट टू मैरी यू और छुट्टी, कहानी खत्म। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती जब तक कि अगले की हाँ ना आ जाए। उसकी भी तो इच्छा है, वो शादी करना चाहती है या चाहता है या नहीं। आई वांट टू मैरी यू, बस ये लिख दिया और फोन पे बोल दिया। और मैं कल बारात लेके आ रहा हूँ, हो गया वैलिड? ये तो कुछ भी नहीं हुआ मैम नो। है ना। बिकॉज किस चीज की कमी है? हाँ की। याद रखना, निकाह जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें जो प्रपोजर होता है कि क्या मैं तुम्हें कबूल हूं, फिर वो बोलती है कि यस कबूल है। जब तक वो कबूल है नहीं बोलेगी तब तक निकाह कंप्लीट नहीं होगा। याद रखना, निकाह इज प्योरली कॉन्ट्रैक्ट, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट। कबूल है, कबूल है, तब जाके होती है शादी। और उसमें मेहर जो होता है दैट इज कंसिडरेशन। मेहर वो कंसिडरेशन होता है बेटा। वैसे तो आज और हिंदुओं में इसको क्या माना जाता था? दिस इज ये जो मुस्लिम लॉ हम जब पढ़ते हैं तो वी फाइंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है, ये चीजें मिलती हैं हमें। लेकिन निकाह इज प्योरली कॉन्ट्रैक्ट अंडर मुस्लिम लॉ, बट अंडर इसमें आपने बताया मेहर जो होता है, वो आपने अभी कुछ बताया था मेहर। उसमें। हाँ उसमें बी बोलेगा ना, क्योंकि वो ए तो बी से शादी कर रहा है, तो वो तो ए बोलेगा ना उसे कि मैं, मतलब बी बोलेगा ए को कि मुझे इतना चाहिए मेहर। हाँ 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 बेटा, कुछ तो अमाउंट इसमें होती है अमन अली, मेहर इज अमाउंट। आई नो मैम
जैसे ए ने मतलब बी से उन्हें ऑफर किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उसमें मतलब वो एग्री हो गई कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगी, तो उसमें ए थोड़ी ना देगा बी को, बी मांगे मतलब बी देखो मांगेगा कंसिडरेशन उससे। किसी की तरफ से भी हो सकता है, डोंट गो इन नो दिस। मैम, मैम ए ही देगा ना, मैं है तो बी को। हाँ हाँ, यस मैम। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मेहर इज ए कंसिडरेशन। मैंने क्या बोला है, सिर्फ मेहर इज ए कंसिडरेशन ओनली। किस पार्टी से आ रहा है, किस कौन दे रहा है, ये तो मैं आई ही नहीं अभी इस क्वेश्चन पे। तो ठीक है ठीक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं यस मैम। सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, मेहर इज ए कंसिडरेशन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर आर प्रपोजर एंड ऑफर एंड ऑफरी। क्यों अमन? सी माई यस वर्ड्स, मैम। फोकस ऑन माई वर्ड्स जो मैं आपको बता रही हूँ। मुस्लिम लॉ पढ़ाने लग जाऊं तो ये सारा खोल के रख दूंगी, मेहर और ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है? अच्छा नाउ सी, अंडर हिंदू लॉ, था मैं। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। आप लिख करके आप मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है? मेहर इज ए कंसिडरेशन एंड जब कबूल है और उसमें बीच में वे होते हैं आपके जो निकाह कराते हैं, ठीक है, काजी। बट नाउ अंडर हिंदू लॉ इट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यस, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, पहले ये हिंदू अंडर हिंदू लॉ शादी क्या होती थी? एक संस्कार होता था। बट अब क्या हो गया है? बजट बता दे कितने की शादी करेगा, अगले का बजट देख करके एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है? इतना बजट है, इतना नहीं है। अंडर हिंदू लॉ इट वाज ए सैक्रामेंट प्रायर टू 1956, लेकिन जब से लॉ है कॉडिफाइड हुआ है तब से ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। आधा कॉन्ट्रैक्ट है, आधा संस्कार है। अब तो सारी चीजें हैसियत, रुतबा, पैसा, बैंक बैलेंस कितना है ये देख करके होती है। गलत कह रही हूँ, सही कह रही हूँ अमन? राइट मैडम। मैम हाँ, बिल्कुल सही कह गए आप। अब तो सही हर बात है मैम, जगह बिल्कुल। यही हो गई है, हर जगह यही चीज हो गई है। अब तो सिर्फ पढ़ने के लिए रह गई ये चीजें। चलिए, आई वॉन्ट टू मैरी यू, दिस इज एनफ? नो। आगे भी, विल यू मैरी मी? ये भी तो बहुत जरूरी है, टू ऑब्टेन द एसेंस ऑफ अनदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति की सहमति लेना इज इक्वली इंपॉर्टेंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज हैविंग इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देयर। जन्नत, इट इज क्लियर टू यू? अब हम कहां पर थे? वी वर देयर कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। चले आगे, यस मैम। चलिए आगे क्या होगा? नाउ इसका प्रपोजल कब वो होगा? इसने बताया इसे है नहीं, या फिर ये खुद ही, चलो यहाँ तो इसने बता दिया था, अब ये खुद ही सोच के बैठ गया, बताया है नहीं, या फिर इसे तो खबर नहीं दी, किसी सी को दे दी, डी को दे दी, ई को दे दी, बस इसे नहीं बताया जिससे खरीदना था, जिसको बेचनी थी बुक, जिसको बेचनी थी एक राइट पर्सन को तो बताया नहीं जिससे होना था एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, किसी दूसरे को बता दिया, उन्होंने इसे बताया नहीं बी को। अंडर सेक्शन 4 द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज नॉट कंप्लीटेड। कब तक की? जब तक कि ये बी की नॉलेज में नहीं आ जाता है। समझ रहे हो? बी को कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर बी को कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो ये प्रपोजल नहीं माना जाएगा। मैंने लालमोहन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का केस दिया था और ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूं। जन्नत, जितने भी नए स्टूडेंट हैं, लालमोहन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त को नोट कीजिए। 1913 का केस है। मैम उस केस में मुझे कुछ पूछना था। आपको भी पूछना, पूछिएगा।
मैम उसमें ये था कि लालमन को पहले पता नहीं था उसके बारे में कि उसने ये भी निकाला है कि जो बच्चा मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे पैसे दूंगा। और उसके बाद जब उसको नॉलेज में नहीं आया था, पर बाद में जब उस पर बाद में अगर उसकी नॉलेज में आ गया ये बात ढूंढने से पहले, तो क्या वो देगा उसे पैसे? अगर उसकी नॉलेज में पहले आ जाता तब हाँ, वो मतलब हकदार था। उसके सर्वे भाई उसने एक जनरल ऑफर निकाला था बाद में, लेकिन उसने वो बाद में निकाला और उसकी नॉलेज में वो तब तक नहीं आया जब तक वो उसे ढूंढ के लाके सुपुर्द कर दिया उसके चाचा को, उसके बच्चे को। भतीजा खो गया था ना उसका। यस मैम। रितिका सी, यस मैम। आप इसे पढ़ेंगी पहले और मैं अवेलेबल रहूंगी फोन पे भी। आपने ये पढ़ा ही नहीं है केस। नहीं मैम, मेरे को ये कंफ्यूजन थी कि आपने ये कहा था ना कि उसको मिले नहीं पैसे क्योंकि उसे पता नहीं था। मेरे को अगर उसे पहले पता चल जाता। अगर पहले पता बिल्कुल मिलता, क्योंकि यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रपोजल का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। और उसे पता ही नहीं था कि ये ऑफर निकल चुका है। उसे कब पता चला? जब उसने और बाय वर्च्यू ऑफ ऑनर, बाय वर्च्यू ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, उनका एक रिलेशन भी था। बाय वर्च्यू ऑफ सर्वेंट उसकी ड्यूटी भी थी कि वो ढूंढ के लाए। लेकिन फिर भी कोर्ट ने माना। कोर्ट फिर भी कह रहा है कि भाई ये पता ही नहीं था जब इसे एक्सेप्टेंस का, उस ऑफर का तो पता हो, नॉलेज में तो आए, भले ही वो पब्लिक ऑफर था, जनरल ऑफर था, बट उसका पता तो हो, उसको टर्म्स एंड कंडीशंस का पता हो। उसे पता ही नहीं था कि इतने का इनाम रखा हुआ है। ओके मैम, समझ आ रहे गया हो? समझ। अगर उसे पहले पता चल जाता तो उसको, सर्वेंट को, वो पूरा पूरा एंटाइटल्ड था टू गेट द अमाउंट ऑफ प्राइस। ठीक है, क्लियर? यस मैम। और ये आज का जो केस मैं दे रही हूँ, लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, हु आर न्यू कमर्स इन दिस क्लास, दे विल कंप्लीट इट विदाउट नोइंग दिस केस। दिस इज द लैंडमार्क केस। मैं आपको बता दूं, लालवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, इट इज अ लैंडमार्क केस ऑन ऑफर। ठीक है जन्नत, और बाकी और भी बच्चे मुझे दिख रहे हैं। सरबजीत, यू आर ऑल्सो हियर। सरबजीत, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? कुछ ही बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जन्नत, यस मैम। अमन, कृतिका, बस ये 2-4 बच्चे ही हैं। यस ऐसे नहीं मैम। करो, सबका इंटरेक्शन होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू सरबजीत? यस मैम। वेरी गुड। मुझे अब मैं नेक्स्ट ना, ये जो न्यू कमर्स है ना, जो नए बच्चे हैं इसमें, उनसे पूछूंगी। वेरी गुड सतीश, यू आर ऑल्सो हियर। ओके, अब हम आते हैं। एक आपको बेस दे दिया है, एक आपको आइडिया दे दिया है कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा किसी ऑफर का, तो दैट मीन्स वो कंप्लीट नहीं है। उसकी नॉलेज में आना बहुत जरूरी है जिसको ऑफर किया गया है। दिस इज अबाउट स्पेसिफिक ऑफर। हमने काइंड्स ऑफ ऑफर भी पढ़ लिए हैं, और मेरी आपसे ये है कि आप अगली क्लास में जब आओगे, काइंड्स पूरा ऑफर का गो थ्रू करके आओगे। ठीक है, उसमें हमने पढ़ाया, कौन कौन से ऑफर पढ़ाए हैं ये बताएगी। बताओ अमन अली, कौन कौन से ऑफर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑफर वी हैव स्टडीड? अमन बताओ। मैम 4। हाउ मेनी ऑफर्स, काइंड्स ऑफ ऑफर बताइए मुझे, बता देंगे मुझे मैम पता है। आई मैम हैव 5। आउटमेड एंड होममेड। क्या क्या अमन? पढ़ा नहीं है अमन, सच सच बता दो, क्लास में पीछा छूट जाएगा, वरना मैं आप ही से पूछती रहूंगी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रिवीजन किया था घर पे?
आपका रिवीजन बहुत मायने रखता है, आपकी सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है। यहाँ मैं कुछ चीज करा रही हूँ या कोई भी टीचर करा रहा है, इट इज अप टू यू कि आप उसे कितना रिवाइज कर रहे हैं। बिना प्रैक्टिस के चीजें भूल जाते हैं बेटे। अमन, एम आई ऑडिबल टू यू? भाई रिप्लाई करो, ऐसे नहीं। नहीं भी आता तो भी बताओ, और Yes, आता है? ma'am. यस मैम, क्या किस चीज को यस किया है? Ma'am, yeah, I am audible to you. अच्छा, तो आपने रिवाइज किया है ना, मैं मान के चलूंगी। अरे लिख दो अगर बोल नहीं पा रहे। Ma'am, yes, ma'am. थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, आपकी आवाज कट गई थी बीच में, इसलिए नहीं सुन ओके पाया ओके था। ओके बेटा, काइंड्स ऑफ ऑफर बताइए हमें, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑफर वी हैव? Ma'am, express offer, implied offer, general offer, and specific offer. और आगे डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे, हाउ मेनी ऑफर वी हैव इन डिटेल? मैम इनको मैम एक्सप्लेन 5 करना पड़ेगा चारों को? हाँ, तो मैंने एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नहीं एक्सप्लेन नहीं, बस टिप्स बता दो, नाम बता दो। एक्सप्लेन डिटेल में तो ये बच्चे जो न्यू कमर्स है ये खुद पढ़ेंगे बैकअप देख करके क्लास का, और उसके बाद ये सेल्फ स्टडी करेंगे। आपकी सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है बच्चों, बहुत मायने रखती है। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नोट्स बना के जा रहे हो और घर पे रिवाइज नहीं कर रहे हो, सेम डे आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है? वो 5 होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स। हाँ, मैम जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, ग्रोथ ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये ऑफर हमें सारे करने पड़ेंगे। ये जो न्यू कमर्स है ये भी अपनी क्लास को अपने यही हमारे पैरेलल आ जाएंगे, उसको बैकअप डे लेकर के, ठीक है बच्चों? एंड नाउ कम्युनिकेशन, हाउ मच इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? हम आज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन और रिवोकेशन पढ़ रहे थे कि कम्युनिकेट हो गया तो फिर लॉ में उसे किसी भी तरीके से वापस नहीं लिया जा सकता अगर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। कम्युनिकेट होते क्या होता है? यू कांट गो बैक फ्रॉम योर वर्ड्स नाउ। ए ने बी को बोल दिया, सपोज ए है और बी है, और दोनों ने किसी, उसके लिए इसने बोला कि भाई मेरा ये जितना भी सामान है इसमें लोड करा के, इसमें वो करा के आपको यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी से इस दूरी तक लेके जाना है। सपोज आपको गाजियाबाद से नोएडा तक लेके जाना है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस वर्ल्ड, क्योंकि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो सारा एप्लीकेबल बिजनेस लॉ पे है, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ करके, ठीक है? जितने भी हमारे डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं, सोशल एग्रीमेंट्स हैं, उन पे ये एप्लीकेबल एज सच नहीं होता है जब तक कि कोई एक्सेप्शन ना आ जाए, जहां पे कोई इंजरी और डैमेज ना हो जाए। एंड नाउ यू विल सी कि बिजनेस वर्ल्ड में ही ये एप्लीकेबल होता है। अगर एक डॉटर ने, एक बेटी ने अपने फादर को बोला है पापा शाम को क्या आप मेरे लिए चॉकलेट ले आओगे, और शाम को आके पापा भूल गए, तो क्या डॉटर क्लेम कर देगी, कोर्ट ऑफ लॉ में चली जाएगी? नहीं, नो मैम। है ना? बिकॉज दीज आर द डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, हमारे एग्रीमेंट्स हैं। तो ये वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड वेयर दे विल अप्लाई, ठीक है? तो इसने कहा कि गाजियाबाद से नोएडा तक ये सारा आप लेके जाओगे क्या? बी ने ये कम्युनिकेट कर दिया इसको, बी को, ठीक है? हम क्या पढ़ रहे हैं सेक्शन 4 में? सेक्शन 4 talks about communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person। अगर ये इसे नहीं बताता है तो कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसने ये बताया, अब इसकी तरफ से, अब ये सिर्फ इंतजार करेगा, इसकी तरफ से कंप्लीट है कहानी, ठीक है? इसने अपना कंप्लीट कर दिया प्रपोजल। अब जैसे इसने एक्सेप्टेंस दी, ये प्रपोजल है, इसने जैसे ही एक्सेप्टेंस दी, एक्सेप्टेंस देने से पहले बहुत बार सोच ली, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार इन शब्दों को आपने ए को दे दिया है, आप फिर इन शब्दों को किसी भी सूरत हाल वापस नहीं दे सकते। मैंने आपको एक्सेप्टेंस में एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, आपको मैंने एक डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने
एनसन की, विलियम सर एनसन पढ़ाई थी। वो क्या कहता है एक्सेप्टेंस को? व्हाट ही सेज अबाउट एक्सेप्टेंस? कौन बताएगा? कौन बताएगा इसमें? मैम इसमें जो एक बोलेगा, एक। हाँ बोलो, बोलो जन्नत। Ma'am, when the person to whom proposal is made, हाँ हाँ, when एनसन ने एक्सेप्टेंस की क्या डेफिनेशन दी है, मुझे ये बताओ। मैम उन्होंने ये कहा था जो मैस्टिक जो जलाकर गन पावर की ट्रेन में डाल दी, वो जो गन पावर मतलब गन जो ये पाउडर जल रहा इज प्रपोजल एंड लाइटेड मैच इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। आप उसे ट्रिगर करने से पहले, वहां फेंकने से पहले, गन पाउडर की ट्रेन में बहुत बार सोच सकते हो, लेकिन एक बार आग पकड़ ली फिर आप उसे अंडू नहीं कर सकते, अंडन हो ही नहीं सकती, है ना? एक्सेप्टेंस हो सकता। फिर वो एक्सेप्टेंस हो गई। अब किसी भी कीमत पर वो अंडन नहीं हो सकती, अंडू नहीं। अंडू का ऑप्शन होता है ना, हमें पता है अंडू क्या होता है, वही उसी स्थिति में आ जाना जैसे पहले था, ठीक है। लेकिन एक्सेप्टेंस तो वापस हो ही नहीं सकती। अगर एक बार एक्सेप्टेंस हो गई, यू कांट गो बैक फ्रॉम योर वर्ड्स। क्योंकि व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, मैं अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता चुकी हूँ। द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज टू मेक फुलफिल द प्रोमिसेस ऑफ ईच पार्टीज। आपने जो शब्द दिए हैं, दिस इज नॉट अ गेम, ये तमाशा नहीं है कि जिसे चाहोगे उसे बात बोल दोगे, जिसे चाहोगे उससे तब वापस ले लोगे, है ना? कि जब चाहा जज्बात से खेला, जब चाहा दिल तोड़ दिया। ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होने नहीं देगा ना। हमें क्या करना है? वी हैव टू कीप अवर वर्ड्स, वी हैव टू फुलफिल अवर ड्यूटी। अगर बी अब नहीं लेके जाता है, ए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, प्रपोजल हो गया, एग्रीमेंट हो गया, सब तय हो गया है। अब क्या चीज है, अगर बी मना कर दे या ए मना कर दे, तो दोनों बोथ पार्टीज, इफ there is the violation of the right of another party, he or she can go to court of law. They can claim, वे क्लेम कर सकते हैं। बी नहीं लेके जाता तो एग्रीड पार्टी कौन है, किसका नुकसान हो रहा है? ए का। तो ए अगेंस्ट बी जा सकता है कोर्ट में। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अभी तो हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड कि कैसे इनको परफॉर्म करना ही करना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टेंस हो गई कब? जब ये ए की नॉलेज में आई। ऐसा नहीं है बी किसी और को कह के भेज देगा सी को, जब भाई कह दे हाँ मैं उसका सामान ले जाऊंगा, नो। और ये एक बात और याद रखना एक्सेप्टेंस में, आपने पिछला लेक्चर पता नहीं बैकअप कर लिया है कि नहीं लिया है, एक बात और याद रखना, एक्सेप्टेंस अगर प्रपोजर ये कहेगा, ऑफरर ये कहेगा कि भाई लेटर के थ्रू नहीं, मुझे टेलीग्राम के थ्रू एक्सेप्टेंस देना, दिस विल बी द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, इस तरीके से करना, तो उसे उसी तरीके से करनी होगी। लेकिन अगर वो टेलीग्राम के थ्रू ना करके टेलीफोन कर दे, लेटर भेज दे, क्योंकि जैसे स्पेसिफाइड किया उस मोड को तो फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम से बोला था, टेलीग्राम ने तो नहीं दिया। अब ये प्रपोजर ऑफरर पे डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अब अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, अगर वो नहीं करता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, सिंपल। नाउ कम टू स्टडी मैथ, दैट इज द कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। चलो इसी को पढ़ लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। We have already discussed that in terms of section 4 of the act, communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of offeree. A person, offeree कौन है? Person to whom it is meant, यानी कि जिसको ये किया गया है, he is offering. Keep in your mind. As regards acceptance of the proposal, the same would be viewed from the two angles, यानी कि from the viewpoint of proposer. Proposer A की तरफ से कब कंप्लीट हो जाता है प्रपोजल? जब ये इस तक पहुंच जाता है। बी की तरफ से कब कंप्लीट हो जाती है एक्सेप्टेंस? जब ये इसकी तरफ यहां पहुंच जाती है। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर, अब देखिएगा सेक्शन 4 कौन पढ़ेगा बेयर एक्ट में?
बिना, देखो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, आज डाउनलोड कर लो पीडीएफ बेयर एक्ट की, बेयर एक्ट के बिना भी आप नहीं पढ़ सकते उसको, बेयर एक्ट आपको रखना होगा। अगर मैं कह रही हूँ सेक्शन 4 ये कह रहा है, आपको पता ही नहीं है सेक्शन 4 का है, क्योंकि स्टडी मेट में आपके इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन है, लॉ नहीं है, मीनिंग है। आर यू गेटिंग मी? डेफिनेशन नहीं है कंप्लीट। और अगर डेफिनेशन आपको नहीं पता है, अगर हमें लीगल लैंग्वेज नहीं पता है, व्हाट सेक्शन 4 सेज, व्हाट सेक्शन 3 सेज, व्हाट सेक्शन 5 सेज, तो हम लॉ कैसे जानेंगे, हम कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आप, मैं शर्त लगाती हूँ, आप सिर्फ लैंग्वेज को, लीगल लैंग्वेज को ध्यान में रख लीजिए और किस सेक्शन का क्या पर्पज है। और अगर कोई कहता है कि सेक्शन 4 विल बी अप्लाई हियर, आप खुद पे खुद कह देंगे यस सेक्शन 4 विल बी अप्लाइड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि कारण ये है। ठीक है, सो यू हैव टू डाउनलोड। ठीक है, मैं आज पीडीएफ भेज देती हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। 80 आप क्या डालेंगे हेडिंग गूगल पे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और उसमें आपको पूरा पीडीएफ आ जाएगा लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का। बेयर एक्ट डालेंगे, आपको कोई बुक नहीं चाहिए, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बेयर एक्ट चाहिए, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा जो केस लो है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक तो मैंने आपको पढ़ा भी रखा है बच्चों, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में क्या हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसे उन्होंने कहा कि हमें तो एक्सेप्टेंस ही नहीं दी इसमें कि हमारा ये जो है स्मोक बॉल यूज कर रही है, वो इन्फ्लुएंजा से जो पीड़ित हो गई थी। आप इसे रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके ही आएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैरा आप पढ़ के आएंगे और मैं इसको पूछूंगी आपसे, आप समझ रहे हो इस चीज को, तभी आपको क्लियर होगा। देखो मुझे जो फील होता है, स्टडी मेट सबके पास है जितने भी हैं यहाँ पे, यस मैम। यस मैम। पीडीएफ Yes, ma'am. डायरेक्ट की सबके पास है, आप खरीदो नो मत। मैम। No, ma'am. नो मैम। No, यस, ma'am. ये आप Study पीडीएफ matter. ले लो हर हाल में। आज मैं आपको भेज देती हूँ, पीडीएफ भेज देती हूँ, या तो उसका करा लो या फिर किसी अपने नियर बाई बुक शॉप से खरीद लो, लेकिन ले लो जरूर, क्योंकि इफ आई एम सेइंग रीड दिस सेक्शन, जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे बेटा, उसे पढ़ोगे नहीं, हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, एक एक वर्ड को मैं अंडरलाइन करवाती हूँ उसमें सेक्शन में, सो दैट वी मे नो, क्योंकि खेल ही शब्दों का एलो में, तो यहाँ पे नंबरिंग का फिगर का खेल नहीं है जैसे अकाउंट में है, यहाँ पे तो शब्दों का खेल है, उसी से खेलना है आपको। और आपको शब्द पता होने चाहिए, आपको वर्ड्स पता होने चाहिए कि किस लैंग्वेज में, वो सॉरी किस सेक्शन में क्या वर्ड यूज हुए। ये बात कर रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ए पर्सन, जब उसके ज्ञान में आ जाए वो चीज, जब तक उसके ज्ञान में नहीं आएगी उसको कैसे पता चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब बच्चों के पास मुझे पीडीएफ चाहिए बेयर एक्ट का, ठीक है, और बेयर एक्ट बहुत जरूरी है लोगों को समझने के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ सी, अब ये आप खुद पढ़ेंगे, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक मैंने करवा रखा है, इसको मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ अभी, आप खुद पढ़ेंगे और कल मुझे बताएंगे, आई मीन मेरी नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, इफ देयर आर, इसको दिस इज फॉर यू, नोट डाउन करो। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस इज फॉर यू ओनली। आपसे मैं पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे, एक एक बच्चा मुझे बताएगा, याद रखना, ऐसा नहीं अमन से पूछ लिया, जन्नत से पूछ लिया, कृतिका से, राधिका से, बस हो गया। मुझे सब बताएंगे, मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट में देख करके सबसे पूछती रहूंगी व्हाट इज द कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। देखो बेटा, यू आर हियर फॉर स्टडी ओनली, ठीक है, आप सुबह बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, आप ये तो देखो, दिस इज योर गोल्डन टाइम टू बिल्ड अप योर करियर, गोल्डन टाइम है, इसको यूज कर लो। एक दो लाइनें याद आ रही हैं इस पे कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, ठीक है, तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, पसीना भी बहाना पड़ेगा। यू आर हियर, डू हार्ड वर्क, सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर मैं पूछ रही हूँ कुछ, यू हैव टू टेल मी,
आपको मुझे बताना पड़ेगा। ये रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब आपकी इको की क्लास है, लेकिन आज मैं पीडीएफ अभी भेज दूंगी नीचे जाते ही, उसमें आपको सारे बेयर एक्ट का पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी दोनों ग्रुप में, और आपके पास सबके पास बेयर एक्ट होना चाहिए, स्टडी मेट होना चाहिए, उसके बिना आप पढ़ ही नहीं पाओगे। अगर मैं कह रही हूँ सेक्शन 4 पढ़ो, कहाँ से पढ़ोगे, पता ही नहीं है। सेक्शन 4 में आप फटाफट खोलोगे बेयर एक्ट में, उसमें मिल जाएगा। इसमें कहाँ ढूंढोगे आप, क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन है, एक्सप्लेनेशन है ओनली इन योर स्टडी मेट, लैंग्वेज थोड़ी ना दी हुई है, ठीक है। सो यू हैव टू परचेज योर बेयर एक्ट, या तो किसी नियर बुक शॉप से खरीद लो, या फिर जो मैं पीडीएफ भेजूंगी उसको डाउनलोड करवा लो सर, और उसका प्रिंट आउट ले लो और अपने पास रखना उसको, ठीक है। अपने उसमें, क्योंकि उस पर आपको लिखना भी पड़ेगा अपने समझने के लिए। और यहीं पे हम इस क्लास को विराम देते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वी विल डू रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लेकिन उससे पहले हम रिवीजन करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस का, जो आप सबसे पूछूंगी, क्योंकि इसमें सारा वही है जो मैंने करा रखा है, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक कंपनी, स्मोक बॉल कंपनी वाला है, यू नो। यस, ओके, Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय 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 मैम। मैम। बाय बाय बेटा, Bye, ma'am. बाय बाय।